हेलो नमस्कार दोस्तों, बीए पार्ट थर्ड से रिलेटेड हम लेकर आ चुके हैं पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 है अंतर्राष्ट्रीय संबंध, उसका वीडियो। ठीक है, इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो की जो भी आपको प्रश्न मैं आपको दे रहा हूँ, टेलीग्राम से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, यूट्यूब पर चैनल सब्सक्राइब कर लेना। पॉलिटिकल साइंस से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं हम आपको कंप्लीट करवाएंगे। और इस वीडियो में हम जो प्रमुख टॉपिक लेने वाले हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इनमें से कम 3 प्रश्न जरूर बनते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो एक 5 नंबर का बनता है, 1 नंबर का बनता है, और एक निम्नात्मक प्रश्न भी चांस में रहता है आने का। ठीक है, तो जो प्रमुख टॉपिक है आज के वीडियो के वो है राष्ट्रीय शक्ति क्या है, शक्ति संघर्ष और शक्ति संतुलन से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं कि इनकी विशेषताएं, इनके कारण और इनकी जो प्रभाव वगैरह जितने भी प्रश्न बनेंगे इन तीनों टॉपिक से सारे के सारे इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और ये जो प्रश्न है वो लघुतरात्मक प्रश्न है, ठीक है, ना कि निम्नात्मक। तो जितने भी प्रश्न हैं आप ध्यान से देखिएगा, आपके जो है लगभग 13-15 नंबर तो जरूर इससे बन सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, और ये मैंने जैसे बुक से उठाया स्कैन करके। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 16 है राष्ट्र शक्ति क्या है। तो राष्ट्र शक्ति है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विद्वानों ने राष्ट्र शक्ति को राष्ट्र का एक सबसे बड़ा केंद्र बिंदु माना है, जिसके चारों ओर उसकी विदेश नीति के विभिन्न पहलू चक्कर काटते रहते हैं। और मार्गेंताउ के अनुसार राष्ट्र शक्ति राष्ट्र की वह शक्ति है जिसके आधार पर कोई व्यक्ति दूसरे राष्ट्र के कार्यों, व्यवहारों और नीतियों पर प्रभाव तथा नियंत्रण की चेष्टा करते हैं। ठीक है, इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो मार्गेंताउ है उसका नाम आपको जरूर याद रखना है। अगर आपको परिभाषा भले ही याद ना हो और बीच में अगर मार्गेंताउ का आप नाम जोड़ देते हैं इनके परिभाषाओं के बीच में दूसरे पेपर में, तो लगभग आपकी परिभाषा सही होने का चांस रहता है, क्योंकि जो ये एक प्रमुख विचारक आ गया है तो इसका नाम काफ़ी बड़ा प्रभाव डालता है। तो मार्गेंताउ ने राष्ट्रीय शक्ति की परिभाषा क्या बताई है कि जो मतलब जिसके आधार पर व्यक्ति दूसरे राष्ट्रों के कार्य, व्यवहार और नीतियों पर प्रभाव तथा नियंत्रण की चेष्टा करते हैं। और ये राष्ट्र की वह क्षमता होती है जिसके बल पर वह दूसरे राष्ट्रों से अपनी इच्छा के अनुरूप कोई भी कार्य करा लेता है, वही क्या कहलाता है, राष्ट्रीय शक्ति कहलाता है। तो एक और जो विचारक है वो है पेडल फोर्ड तथा लिंकन के अनुसार ये शब्द राष्ट्रीय शक्ति जो है वो भौतिक और सैनिक शक्ति का तथा सामर्थ्य का सूचक है। राष्ट्र शक्ति को इस शक्ति को हम शक्ति एवं सामर्थ्य का वह योग जान सकते हैं जो एक राज्य अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए तथा राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयोग में लाता है। यानी लिंकन के अनुसार इसका कहना यह है कि राष्ट्रीय शक्ति को हम मतलब शक्ति और सामर्थ्य का वह रूप हम जान सकते हैं जिससे कि हम अपने देश के जो राष्ट्रीय हित होते हैं उनको पूरा करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं, उसको राष्ट्रीय शक्ति कहते हैं। वहीं हार्टमैन के शब्दों में राष्ट्रीय शक्ति में वह बोध होता है कि अमुक राष्ट्र कितना शक्तिशाली और निर्बल है, या अपने राष्ट्रीय उद्देश्यों की पूर्ति करने की दृष्टि से उसमें कितनी क्षमता है, ये हार्टमैन के अनुसार है। ठीक है, कि राष्ट्र शक्ति कितना जो राष्ट्र है वो कितना शक्तिशाली है या फिर निर्बल है, उसका पता में कैसे चलेगा, राष्ट्रीय शक्ति से पता चलेगा। और वहीं अगला प्रश्न देखते हैं कि राष्ट्रीय शक्ति को परिभाषित कीजिए। ठीक है, यहाँ पे जो ओवरऑल परिभाषा दी गई है राष्ट्रीय शक्ति की, और यहाँ पे जो है वो राष्ट्रीय शक्ति को परिभाषित कीजिए, अभी हमें देखना मार्गेंताउ और लिंकन के अनुसार। ठीक है, हालांकि प्रश्न दोनों सेम ही है। तो राष्ट्रीय शक्ति की परिभाषा है अवधारणा ने मार्गेंताउ के अनुसार, तो यथार्थवादी सिद्धांत के प्रतिपादक जो मार्गेंताउ है उसके अनुसार राष्ट्रीय शक्ति वह शक्ति होती है जिसके आधार पर कोई व्यक्ति दूसरे राष्ट्रों के कार्य, व्यवहारों और नीतियों पर प्रभाव और नियंत्रण रखने की चेष्टा करता है। ठीक है, ऊपर हमने देख लिया। और जो पेडलफोर्ड और लिंकन है उसका मानना है, दूसरे लेखक का मानना है यानी लिंकन का, कि यह शब्द राष्ट्रीय शक्ति की भौतिक और सैनिक शक्ति तथा सामर्थ्य का सूचक है, किंतु उस व्यापक अर्थ में जिसमें यह शब्द अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राज्यों के मध्य शक्ति संघर्ष में प्रयुक्त किया जाता है ये इससे अधिक व्यापक है। और हार्टमैन के शब्दों में राष्ट्रीय शक्ति से ये बोध होता है कि अमुक राष्ट्र कितना शक्तिशाली और निर्बल है। ठीक है, सेमी प्रश्न है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, पिछला हम देख चुके हैं, ज़्यादा एक्सप्लेन करने की भी ज़रूरत नहीं है। फिर से अगला प्रश्न देखते हैं हम, राष्ट्र शक्ति की जो विशेषताएं उसको लिखना है। अभी हमने परिभाषाएं देखी और अब हमें विशेषताएं देखनी है। तो इसकी जो प्रमुख विशेषताएं, पहला है अस्थायी चरित्र, और दूसरा सापेक्षता, तीसरा तुलनात्मक स्वरूप। तो अस्थायी चरित्र में क्या है कि राष्ट्र की जो शक्ति होती है वो चरित्र में कोई स्थायित्व नहीं पाया जाता और समय समय पर इसके स्वरूप में परिवर्तन होता रहता है। इसका मतलब है कि भाई हर राष्ट्र की जो शक्ति होती है, राष्ट्रीय शक्ति होती है, वो मतलब बदलती रहती है, कभी कम होती है कभी ज़्यादा होती रहती है, तो इसलिए ये अस्थायी चरित्र है। दूसरा है सापेक्षता। तो राष्ट्रीय शक्ति की उसकी दूसरी विशेषता क्या है कि जब कोई राष्ट्र दूसरे राष्ट्रों के साथ अपनी शक्ति संबंधों में परिवर्तन करता है तो उस राष्ट्र के शेष संबंधों में स्वतः परिवर्तन हो जाते हैं। ये सापेक्षता, यानी कि अगर वो अपनी शक्ति में या फिर दूसरे के देश के साथ अपने संबंध परिवर्तित करेगा एक देश, तो उसके जो बाकी के जितने भी रिश्ते होते हैं, संबंध होते हैं, वो अपने आप ही परिवर्तित हो जाते हैं उस एक शक्ति के कारण। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही कथन है। और तीसरा जो है
बिंदु है वो है तुलनात्मक स्वरूप। जो राष्ट्र शक्ति का स्वरूप सदैव तुलनात्मक पद्धति से आंका जाता है। इसका क्या मतलब है कि हमें पता कैसे चलेगा कि किस देश की शक्ति कितनी है, तो उससे हमें तुलना करने पर पता चलेगा। जैसे हम भारत और पाकिस्तान की राष्ट्र शक्ति की बात करते हैं, तो भाई हमें तुलना करनी पड़ेगी दोनों देशों की, किसके पास कितना क्या है, तभी हमें पता चलेगा कि कौन सा देश ज़्यादा शक्तिशाली है और कौन सा कम शक्तिशाली है। और वहीं चौथा बिंदु है कि राष्ट्र जो शक्ति की दृष्टि से दो राष्ट्र कभी भी समान नहीं होते, कुछ तो कुछ उसमें डिफरेंस पाया जाता है। और पांचवा तत्व है सभी तत्वों का समान महत्व। राष्ट्र शक्ति में सभी तत्वों का समान महत्व है। तत्व कौन से होते हैं? भौगोलिक तत्व है, राजनीतिक तत्व है और जनसंख्या, ऐसे जलवायु, ठीक है, इस प्रकार के तत्व है, उनके समान महत्व है, ठीक है। अगला बिंदु, राष्ट्र शक्ति का सही मूल्यांकन कठिन है। और अंतिम मुख्य विशेषता यही है कि भाई किसी राष्ट्र की शक्ति का एकदम सही मूल्यांकन नहीं कर सकते और हमें इसमें थोड़ी दिक्कत से सामना करना पड़ सकता है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्र शक्ति के प्रमुख निर्धारक तत्व कौन से हैं? जैसा अभी हमें बताया कि जो तत्व आवश्यक है राष्ट्र शक्ति के निर्धारण में, तो अब ये पूछ रहा है कि 3 निर्धारक तत्व कौन से हैं प्रमुख। तो पहला तत्व है भूगोल, और दूसरा है प्राकृतिक साधन और तीसरा है जनसंख्या, ठीक है। तो भूगोल में देखते हैं, ये राष्ट्र शक्ति का सबसे स्थायी तत्व है। अतीत का इतिहास साक्षी है कि राष्ट्र शक्ति सभ्यता और विकास पर उस देश की भौगोलिक स्थिति का अनेक अवसरों पर निर्णायक प्रभाव पड़ा है, ठीक। तो भौगोलिक अवस्था सबसे महत्वपूर्ण, उसके बाद प्राकृतिक साधन भी उस राष्ट्र शक्ति की सबसे महत्वपूर्ण साधन है और उस राज्य के खुशहाली का खाद्य सामग्री के रूप में उल्लेख होता है। जहाँ पे प्रकृति के साधन मौजूद होंगे उस देश का जो विकास है वो स्वतः ही होने लग जाएगा। और वहीं तीसरा बिंदु, जनसंख्या भी राष्ट्र शक्ति का महत्वपूर्ण तत्व है। यदि जनसंख्या विशाल है लेकिन कामकाज नहीं है, तो उसका पालन पोषण के लिए प्राकृतिक साधनों का अभाव है, तो वह जनसंख्या राष्ट्र शक्ति के निर्माण में बाधक सिद्ध होगी। और दूसरी ओर जो क्या, प्राकृतिक साधन से संपन्न देश की कार्यशील और क्षमतावान जनसंख्या उस देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय शक्ति के द्वार खोल देगी। यानी कि अगर देश में जनसंख्या भले ही कितनी हो, अगर वो कार्यशील है और वो देश के निर्माण में सहयोगी है, तो उस देश की राष्ट्र शक्ति अपने आप बढ़ जाएगी। और वहीं जनसंख्या बहुत ज़्यादा है मगर उसका कार्य क्षेत्र कम है, तो जो जनसंख्या विकास में बाधक होगी, शक्ति में बाधक होगी, ठीक है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्र शक्ति के एक तत्व के रूप में संचार तकनीकी का विचार व्यक्त कीजिए। जैसे हमने यहाँ पे 3 तत्व पढ़े थे, उसी प्रकार एक चौथा तत्व और है जो संचार तकनीक है, ठीक है, राष्ट्र शक्ति के ऊपर। तो वहीं यहाँ पे तो राष्ट्र शक्ति का क्या क्लिक हो रहा है, एक सेकंड PDF सेव नहीं कर पाया मैं। हाँ, तो संचार तकनीक से हमारा क्या आशय है कि आवागमन और संचार के आधुनिक साधनों का किसी राष्ट्र में किस सीमा तक विकास हुआ है, उसे क्या संचार कहते हैं। संचार तकनीक विकास पर ही वस्तुओं, मनुष्य और विचारों का आदान प्रदान संभव है। आवागमन के जो आधुनिक साधन जैसे सड़कें हो गई, रेल, मोटर, वायुयान न केवल किसी राष्ट्र को एकता प्रदान करते हैं, अपितु दूसरे राष्ट्रों की आर्थिक समृद्धि और व्यापार सुविधाएं बढ़ाने में भी बहुत बड़ा योगदान होता है। तो रेडियो, टेलीविजन आदि प्रचार साधनों से न केवल अपने राष्ट्र के निवासियों के मस्तिष्क पर अपितु दूसरे राष्ट्रों के निवासियों के मस्तिष्क पर नियंत्रण स्थापित किया जाता है। इनसे जहाँ एक और किसी राष्ट्र को अपना मित्र बनाया जा सकता है और दूसरी ओर शत्रु राष्ट्रीय नागरिकों को भी भड़काया जा सकता है, किसके द्वारा, रेडियो, टेलीविजन आदि संचार माध्यमों के द्वारा। तो सुविकसित प्रचार तकनीकी से अन्य राष्ट्रों के सम्मुख अपनी राष्ट्र शक्ति का प्रदर्शन भी किया जाता है। अगर किसी देश के जो संचार तकनीक अच्छी है, सुविकसित है, अच्छी तरीके से विकसित है, तो वहाँ पर दूसरे देश को मतलब उस शक्ति से परिचित किया जा सकता है आराम से अपने संचार माध्यमों से। तो अगला प्रश्न है, विचारधारा से आप क्या समझते हैं, ठीक है। ये अपना टॉपिक नहीं है और कोई इंपॉर्टेंट भी नहीं है, फिर भी आप देख सकते हैं, PDF में आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। हमारा केवल मन शक्ति वगैरह ऐसा ही टॉपिक है आज का। तो अगला प्रश्न है, मनोबल राष्ट्र शक्ति का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है, मतलब किस प्रकार निर्धारण करता है मनोबल। तो मनोबल जो है ये राष्ट्र शक्ति का जो स्थायी तत्व नहीं है, तथापि एक ऐसा तत्व है जो संकट काल में संपूर्ण राष्ट्र को प्रेरणा देता है, उसकी वास्तविक शक्ति के कई गुना बढ़ा देता है राष्ट्र शक्ति को। कौन? मनोबल का मतलब मोटिवेशन, आप समझ सकते हैं कि मोटिवेशन किस प्रकार। तो मार्गंतव के अनुसार राष्ट्र मनोबल एक ऐसा निश्चय है जिसके द्वारा जनता युद्ध अथवा शक्ति में राष्ट्र की विदेश नीति का समर्थन करती है, ठीक है। तो मनोबल इसका मतलब यह है कि कोई अगर देश पर संकट आ गया है, तो अगर देश के नागरिकों का, सैनिकों का अगर हम मनोबल बढ़ा देंगे तो वो देश के फेवर में हो जाते हैं। ये एक ऐसा तत्व है जो लोकमत का निर्माण करता है तथा जिसके समर्थन में कोई भी सरकार, चाहे वे लोकतंत्र हो या फिर अधिनायकवादी, अपनी नीतियों का मनवा सकती है, किसके द्वारा, मनोबल के द्वारा। और मनोबल कभी कभी युद्ध के प्रतिरोध के रूप में भी काम करता है, अर्थात जिस देश को लोगों में एकता होती है और जिस प्रकार की नीतियों के पीछे सारी जनता का बल होता है, उस देश पर सहसा ही कोई आक्रमण करने की हिम्मत नहीं करता। और राष्ट्र चरित्र, संस्कृति, नेतृत्व, अच्छी सरकार, उस देश की परिस्थितियाँ आदि विभिन्न तत्व मनोबल का निर्माण करती है। और लोकतंत्र एक जो राज्य में लोकमत के रूप में मनोबल देश के अंतर्राष्ट्रीय
संबंधों का जितना प्रभावित करता है उतना अधिनायकवाद राज्यों में नहीं। यानी जो अधिनायकवाद वाले राज्य होते हैं वहाँ पर मनोबल उतना प्रभावित नहीं करता, क्योंकि जनता पहले से ही जो है वहाँ से उन शासक से आप कह सकते हैं दुखी होती है। तो इसलिए अगर वो शासक अधिनायकवादी अगर मनोबल बढ़ाता भी है अपनी जनता सैनिकों का तो वो उतना काम नहीं करेगा। वहीं अगर कोई अधिनायक जनतंत्र में वो मनोबल बढ़ाएगा तो वो काफ़ी ज़्यादा कारगर सिद्ध होता है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्र शक्ति के बनने में जलवायु की क्या भूमिका होती है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है जलवायु। तो प्राचीन काल में विद्वानों ने राष्ट्र शक्ति के निर्माण में जलवायु को प्रभाव को मान्यता दी है। हंटिंगटन ने लिखा है, विश्व के बड़े राष्ट्रों का विस्तार बहुत हद तक मौसमी परिस्थितियों के द्वारा होता है और दिखाई पड़ता है कि ऊर्जा प्रदायक मौसम द्वारा उत्प्रेरित प्रत्येक राष्ट्र ने स्थल या समुद्र द्वारा अपनी ताकत पड़ोसी राष्ट्रों पर फैला दी है। यानी कि जहाँ की जलवायु अच्छी है और वहाँ के जो राष्ट्र हैं जिस जलवायु के, तो वो अपने पड़ोसी राज्यों पर भी अपना अधिकार जमा लेता है जलवायु के द्वारा। और जलवायु अत्यंत प्रभावित भौगोलिक तत्व है जिसका देश के उत्पादन, सार्वजनिक स्वास्थ्य और चरित्र पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। अब जहाँ उष्णकटिबंध के प्रदेश है और मरुस्थलीय इलाके, वहाँ महाशक्ति के रूप में उभरने की कम क्षमता रखते हैं क्योंकि उनकी जलवायु बाधक है हमारे के अंदर। महाशक्ति का जो सपना सजाने वाले राष्ट्र की जलवायु शीतोष्ण होनी चाहिए, यानी ठंडी लगभग होनी चाहिए। और वहीं जो जलवायु से ही लोग इस प्रकार के कामों में लगते हैं जो किसी आधुनिक औद्योगिक राष्ट्र के लिए आवश्यक है। फिर भी राष्ट्र शक्ति के संदर्भ में जलवायु के प्रभाव को सीमित रूप से ही स्वीकार करना चाहिए। ये एक सापेक्ष तत्व है। वैज्ञानिक आविष्कारों के फलस्वरूप आज जलवायु को भी बदला जा सकता है। हालांकि जलवायु पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर हुआ करता था राष्ट्र शक्ति के निर्माण में, मगर आजकल आविष्कारों के चलते इस जलवायु को भी बदला जा सकता है और आविष्कारों के चलते कोई भी देश राष्ट्र शक्ति बन सकता है अपने हथियारों के बल पर भी, ठीक है, और अपनी राष्ट्र शक्ति में बढ़ोतरी कर सकता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय चरित्र क्या है। तो राष्ट्रीय चरित्र को हम देखते हैं कि राष्ट्रीय चरित्र शक्ति का अमूर्त, सूक्ष्म और मानवीय तत्व है। कोलारिज ने लिखा है कि इतिहास इसका साक्ष्य है कि प्रत्येक देश के निवासियों में कुछ सामान्य गुण अवगुण अवश्य पाए जाते हैं जिन्हें हम सामूहिक रूप से राष्ट्रीय चरित्र के नाम से जाने जाते हैं। यानी एक व्यक्ति का चरित्र, तो उसको हम उस व्यक्ति का चरित्र कहते हैं। और अगर पूरे संपूर्ण राष्ट्र का चरित्र जानना होता है तो संपूर्ण राष्ट्र के जो लोग हैं उनका ही जो चरित्र है वो संपूर्ण देश का चरित्र कहलाता है। तो जिन्हें हम सामूहिक रूप से राष्ट्रीय चरित्र जानते हैं। मार्गेंताउ के शब्दों में मैंने आपको कहा था मार्गेंताउ का नाम याद रखना, यहाँ पे मार्गेंताउ बार बार आ रहा है। तो अगर आप अपने उत्तर में ये मार्गेंताउ शब्द जोड़ देते हैं तो आपका जो उत्तर है वो ऑथेंटिक बनने की जो है वो दिशा की ओर अग्रसर हो जाता है। तो मार्गेंताउ ने कहा है, राष्ट्र शक्ति पर राष्ट्रीय चरित्र का अनिवार्य प्रभाव पड़ता है क्योंकि जो भी व्यक्ति युद्ध अथवा शांति में राष्ट्र की ओर से कार्य करते हैं, उन चुनते हैं अथवा चुने जाते हैं, जनमत पर निर्णायक प्रभाव डालते हैं, उत्पादन तथा खपत बढ़ाते हैं। तो ये सभी लोग अधिक या कम स्तर पर उन बौद्धिक और नैतिक गुणों को ही छाप से मुक्त रहते हैं जो राष्ट्रीय शक्ति चरित्र को निर्मित करते हैं। किसी भी देश की राष्ट्रीय शक्ति का मूल्यांकन करते हुए राष्ट्रीय चरित्र को भले ही वह कितना ही अमूर्त तो ध्यान में रखना होगा, ठीक है। ये चरित्र यानी कि चरित्र ही है जो देश की शक्ति में निर्माण करता है और राष्ट्र के चरित्र में निर्माण करता है व्यक्ति का चरित्र, ठीक है। तो अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शक्ति की प्रमुख सीमाएँ कौन सी है। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो सीमाएँ भी होती है राष्ट्रीय की जो होती है, उसके अंदर आप ये पढ़ लेना। उसके बाद जो महत्वपूर्ण 8 पॉइंट है वो मैं आपको बता देता हूँ सीमाएं। तो पहली जो सीमा है वो शक्ति संतुलन का सिद्धांत हो जाता है। दूसरा सामूहिक सुरक्षा की भावना हो जाती है। तीसरा अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान। चौथा अंतर्राष्ट्रीय कानून भी राष्ट्रीय शक्ति की सीमा में निर्धारण होते हैं। पाँचवा विश्व की सरकार। छठवां निशस्त्रीकरण। सातवां अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता और आठवां विश्व जनमत, ठीक है। ये सभी राष्ट्रीय शक्ति की सीमाएं निर्धारित करते हैं। अगला प्रश्न, शक्ति संघर्ष की अवधारणा क्या है। तो शक्ति संघर्ष जो है वो मार्गेंताउ, फिर से मार्गेंताउ महाराज आगे। तो मार्गेंताउ ने क्या कहा है कि राष्ट्रीय हित को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की कुंजी माना गया जिसे केवल शक्ति के परिप्रेक्ष्य में ही देखा जा सकता है। वह शक्ति को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बिंदु मानते हैं। और वैसे मार्गेंताउ से पूर्व एरिक काइमे ने शक्ति की दृष्टि से ही राज्यों के 3 लक्ष्य बताए थे। 3 लक्ष्य कौन से? शक्ति संचय, शक्ति प्रसार और शक्ति का प्रदर्शन, ठीक है। फिर यदि सभी राज्यों का हेतु शक्ति संचय, शक्ति प्रसार और शक्ति प्रदर्शन हो तो विश्व राजनीति शक्ति संघर्ष का ही अखाड़ा सिद्ध होगा। वस्तुतः अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन में संघर्ष इसलिए महत्वपूर्ण है कि संघर्ष अंतर्राष्ट्रीय समाज से समाप्त नहीं किया जा सकता, तो और संघर्ष का जारी रहना ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का सार तत्व है। मार्गेंताउ के अनुसार शक्ति महत्वाकांक्षा अन्य राजनीतियों के समान ही है और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का विशिष्ट तत्व है। अतः अंतर्राष्ट्रीय राजनीति वास्तव में आवश्यक के तौर पर शक्ति संघर्ष का रूप धारण कर लेती है, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, शक्ति संघर्ष के विभिन्न रूप क्या है। तो शक्ति संघर्ष के विभिन्न रूप जो है, पहला रूप है शांति को कायम रखना। तो शक्ति का वह रूप है जिसमें एक देश शक्ति स्थिति को यथावत रखना चाहता है। शक्ति के इस रूप से प्रभावित विदेश नीति के प्रमुख लक्ष्य
ये होता है कि विश्व के देशों की शक्ति इस समय जैसी है वैसी ही रहे, उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन ना हो। वो पहला तत्व है जिनकी शांति को कायम रखना। दूसरा है शक्ति की अभिव्यक्ति। कुछ देशों की विदेश नीति का लक्ष्य वर्तमान शक्ति को पलटना होता है। ऐसे देशों के पास जितनी शक्ति होती है वे उससे और अधिक वृद्धि करना चाहते हैं। शक्ति स्थिति में ये देश ऐसा परिवर्तन करना चाहते हैं जो उस पक्ष में हो। जैसे चाइना वगैरह, तो वो अपनी शक्ति में परिवर्तन करना चाहते हैं और मतलब विश्व पर अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहते हैं। तो ये दूसरा कारक हो गया। तीसरा है शक्ति का प्रदर्शन। बहुत से देश ऐसी नीति अपनाते हैं जिनके अनुसार उनके शक्ति का प्रदर्शन करने का अधिक से अधिक अवसर प्राप्त हो सके। इसमें भी हम चाइना अमेरिका को ले सकते हैं। वो भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने कर मतलब दूसरे देशों को डराना चाहते हैं और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहते हैं। अगला प्रश्न है शक्ति संतुलन का अर्थ और परिभाषा बताइए। तो शक्ति संतुलन का मतलब यही है कि ना कोई देश अपनी शक्ति को बढ़ाए ना कम करे, जैसी है वैसी रहने दे। ठीक है, आप मार्गेंताओं का नाम जोड़ देना, आपका उत्तर ऑथेंटिक बन जाएगा। फिर अगली प्रश्न है शक्ति संतुलन की विशेषताएं। तो पहली विशेषता है शक्ति संतुलन द्वारा यह स्पष्ट हो जाता है कि विभिन्न शक्तियों में संतुलन की स्थापना करती है। और दूसरा, इसके द्वारा यथास्थिति की स्थापना का प्रयत्न किया जाता है, यानी कि जैसे वैसे ही रहो, कोई भी बढ़ोतरी या कमी नहीं की जाएगी आपकी शक्ति के अंदर। फिर अगला प्रश्न है अगला पॉइंट है ये किस प्रकार निश्चित किया जाए कि किस समय शक्ति संतुलन की स्थापना हुई। इसका केवल निर्माण युद्ध के समय किया जाता है, यानी जब युद्ध होता है तभी शक्ति संतुलन की जो है ज़रूरत पड़ती है, वरना शक्ति संतुलन का कोई महत्व नहीं है। अगला है जो शक्ति संतुलन की अन्य विशेषता ये है कि इसके अंतर्गत ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों तत्व विद्यमान होते हैं शक्ति संतुलन के अंदर। ठीक है, और अगला तत्व है शक्ति संतुलन है तो प्रजातांत्रिक राज्यों के लिए और नए तानाशाही राज्यों के लिए उचित है। ठीक है, यानी शक्ति संतुलन दोनों राज्यों के लिए उचित नहीं है। प्रश्न है अगला, शक्ति संतुलन स्थापित करने के तरीके बताइए। तो शक्ति संतुलन स्थापित करने का जो सबसे महत्वपूर्ण तरीका अभी हमारे अंतर्राष्ट्रीय दुनिया में चल रहा है वो तो मतलब संधियों के द्वारा चलता है अभी फिलहाल। तो संधियाँ और या फिर शस्त्रीकरण या निशस्त्रीकरण, फिर भी और भी कई कारक हम देख लेते हैं एक एक करके। ठीक है, तो पहला कारण है जो है मुआवजा और क्षतिपूर्ति। तो एक देश द्वारा जब किसी प्रदेश पर अधिकार करके उस संतुलन को खतरा पहुंचाया जाता है तो उसे रोकने के लिए उस देश की भूमि पर अधिकार कर पुनः शक्ति संतुलन की स्थापना कर दी जाती है। दूसरा है हस्तक्षेप और युद्ध। शक्ति संतुलन का दूसरा साधन है हस्तक्षेप और युद्ध है। शक्ति संबंध में परिवर्तन लाने के लिए कई बार युद्ध हुए हैं। ठीक है, तो कई बार कोई देश होता है जो मानता नहीं है तो उसको युद्ध के द्वारा समझाना पड़ता है। तीसरा है मध्यवर्ती राज्य। विश्व जब दो गुटों में बट गया तो उनके बीच शक्ति संतुलन की स्थापना करने के लिए जो तीसरा गुट बनाया जाना पड़ा। उसका उदाहरण है हमारा भारत। जैसे गुट निरपेक्षता का आपने नाम सुना होगा, वो इसी के द्वारा उसका उदय हुआ था। ठीक है, और उसका जो उद्गम है भारत के द्वारा किया गया था। जो अगला है निशस्त्रीकरण और शस्त्रीकरण। मार्गदर्ताओं के मुताबिक शक्ति संतुलन का एक तरीका ये भी है कि शक्तिशाली राष्ट्रों को जो शक्ति उसको कमज़ोर कर देना, यानी जितने भी शक्तिशाली राष्ट्र हैं उसको अगर हम कमज़ोर कर देंगे तो अपने आप ही शक्ति संतुलन का है वो सिद्धांत कायम हो सकेगा। फिर पांचवा पॉइंट है विभाजन और शासन। शक्ति संतुलन स्थापित करने के लिए राज्य शत्रु के साथी राष्ट्रों में फूट डालने का भी प्रयत्न करते हैं जिससे उनके शत्रु आपस में नहीं मिल सके, उनमें फूट रहे और वे कमज़ोर बने रहे। ये पांचवा पॉइंट है। छठा जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैंने आपको बताया, मैत्री संध्या यानी समझौते होते हैं तो उसके द्वारा भी शक्ति संतुलन स्थापित किया जाता है। फिर अगला प्रश्न जो आ जाता है वो शीत युद्ध के बारे में। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शीत युद्ध, गुट निरपेक्षता, विश्व युद्ध, ऐसे बहुत सारे टॉपिक है अभी हम आने वाले वीडियोस में देखने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर। जय हिंद, जय भारत।